हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। देखो, आज का लेक्चर हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रारंभिक परीक्षा से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना और इसको हम बड़े कंसेप्चुअल चीज़ से और बड़ी आसानी तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, देखो ध्यान रखना है आपको कि प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग मेरे बारे में। तो देखिए, मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसके साथ साथ बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपीयर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाई किया है, एमए किया इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। क्लियर है। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जो भी स्टूडेंट हैं वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका टारगेट 2021, 2022, 2023 है, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपको तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आपको जो है वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अब देखो क्या चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आपको लाइव क्लासेस देखनी है तो फ्री में आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, यानी कि डेमो के रूप में भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिसमें से मेरा भी कोर्स यहाँ पर चलता है। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, सब की सब जो चीज़ें हैं वो करवाई जाती हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। आप अपना शेड्यूल है वो अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। इसमें सभी लैंग्वेज में आपको कोर्स अवेलेबल होंगे। अभी आए नहीं है तो आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल का और 2 साल का कोर्स आपके पास अवेलेबल है। मैं तो यही बोलूँगा कि 1 साल का आप कोर्स लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 साल की जो फीस है वो 40,000 रुपये है और 2 साल की जो फीस है वो 48,000 रुपये, तो डिफरेंस बहुत कम है। इसमें आप BS लाइव कोड का यूज़ करोगे तो आसानी से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको जो फीस है 2 साल की वो 48,000 से 43,200 हो जाएगी। लेकिन आपके पास 1 साल का कोर्स 1 साल का ऑप्शन है, वो भी अवेलेबल है। ये कोड हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखो, यदि आप इस कोड को यूज़ करोगे तो सबसे पहली बात और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको प्रीलिम से लेकर मेंस ये सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा कोरियर के थ्रू। आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देना है। अनअकैडमी में और किसी आप कोड को यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको नोट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, आपको PDF के थ्रू ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरे कोड से जो आएगा, स्पेशल मेरे कोड से आएगा, तो उसको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। 10% का डिस्काउंट सब लोग देते हैं, इसी प्रकार से आपको यहाँ भी मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, क्लियर है। तो ऐसे स्टूडेंट जो मेरी गाइडेंस में आएंगे तो उन बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है वो रोज का मैं देता हूं हर सब्जेक्ट के लिए, तो आंसर राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। तो उसका मूल्यांकन करके मैं उसको ग्रुप में ऐड भी करता हूं। तो आप देख सकते हैं आंसर राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है और कोई एजुकेटर आपको आंसर राइटिंग नहीं करवाएगा। मेरे कोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स और एथिक्स। देखो, पूरा का पूरा जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ BS लाइव कोड का ही। आप पर अब हमारा ये माजिद हुसैन का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि हमारा आर्ट एंड कल्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 7 बजे का लेक्चर है वो MCQ का है। अब जो 7 बजे का मैं लेक्चर लेके आया हूँ उसमें मिक्स क्वेश्चन है, क्लियर है। उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब मिक्स क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर को आपको छोड़ना नहीं है, इस लेक्चर को आपको कंप्लीट करना है और 8 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा 1 साल का कोर्स भी अवेलेबल है। एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका टारगेट 2021-2022 है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल होगी और इंटरव्यू की तैयारी भी इसी में शामिल होगी, क्लियर है। इसमें भी आपको सिंपली BS लाइव कोड का यूज़ करना है, BS लाइव का कोड का यूज़ करना है। आपकी जो फीस है 43,200 हो जाएगी, सॉरी 43,200 से 36,000 हो जाएगी।
ठीक है। तो BS लाइव कोड का इसमें भी आप यूज़ करोगे तो इसमें भी आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, आंसर राइटिंग भी होगी, इसके साथ साथ आपको जो है सारी जो फैसिलिटी आपको BS लाइव से मिल रही थी वही फैसिलिटी आपको BS लाइव से मिलेगी। ठीक है। तो देखो BS लाइव का कोड का ही आपको यूज़ करना है और किसी कोड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि BS लाइव कोड से आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि ये जो नोट्स हैं इसकी कीमत 10,000 रुपये है वैसे, लेकिन ये फ्री में आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो जहाँ तक मैं स्टूडेंट की सहायता कर सकता हूँ वहाँ तक मैं करता हूँ। क्लियर है। तो BS लाइव अगर आप किसी और कोड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं आपको नोट्स नहीं दे पाऊंगा। स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करवाइए, हमने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, लेकिन जब तक BS लाइव कोड से नहीं आएंगे तब तक अनअकैडमी का जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। क्या है हमारे लेक्चर में, कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है। अब आपको जो है वो ध्यान से पढ़ना है, क्या मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक हो जाता है। क्लियर है। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स पर हम लोग आ जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप सभी लोगों को। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है ना सभी लोगों को? एक बात मुझे बताइए, आवाज सही आ रही है ना? क्लियर है। चलिए ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था, इस प्रकार से आप देख सकते हैं फिगर में किस तरह से महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था इन सब चीज़ों में, तो ये सब देखने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन आसान लैंग्वेज में। वैसे ये सिद्धांत है बहुत ही टिपिकल है, बच्चों को समझ में नहीं आता है और बच्चे अक्सर परेशान होते रहते हैं, लेकिन अब आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा और मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है। तो बात करते हैं जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता तथा जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ कौन, अल्फ्रेड वैगनर। इनका नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बहुत सारे मत दिए और अपने सिद्धांत को प्रूव करने का इन्होंने बात कही। तो 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने, किसने, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखो ये महाद्वीपीय विस्थापन होता क्या है, एक एक करके इनकी जो कलियां हैं इनको खोलने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं। तो अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि महाद्वीप स्थिर नहीं होते हैं बल्कि उनमें विस्थापन होता रहता है। वैगनर के अनुसार एक समय पर सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि जो आपको ये महाद्वीप दिख रहे हैं जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये आपको जो एशिया दिख रहा है, ये सब क्या थे, एक पार्ट, मतलब एक महाद्वीप का ये पार्ट थे, यानी कि सबके सब ये जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में विस्थापन प्रक्रिया के द्वारा ये एक दूसरे से अलग हो गए। अब सुनो, इन जुड़े हुए महाद्वीपों को वैगनर ने क्या कहा, इस जुड़े हुए महाद्वीपों को वैगनर ने पेंजिया कहा। क्या कहा, पेंजिया कहा। तो ये जो हमारा एक समतल भूखंड पाया जाता था जिसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते थे, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा भाग हुआ करता था, इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सभी कॉन्टिनेंट शामिल थे। तो विस्थापन हुआ, विस्थापन के द्वारा ये पेंजिया है वो अलग अलग हो गया। क्लियर है। तो इस पेंजिया पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था, यानी कि जैसे एक ये बड़ा आपको पेंजिया दिखेगा, इसके आसपास एक बहुत बड़ा सागर था, ये आपको दिख रहा है ना किस प्रकार से ये अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक जो छोटा महाद्वीप था तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सागर विद्यमान थे, और ये सागर हैं वो किस प्रकार जो है वो भूमिका निभाएंगे अनेक स्थलाकृतियों के निर्माण में। क्लियर है। तो आगे आप देखिए, पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था, ये आपको दिख रहा है, आप फिगर में देखिए, आप मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको, ये देखो। तो ये एक विशाल सागर है जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। एक तो ये भूखंड भाग था, ये था क्या था, ये इसको हम लोगों ने पेंजिया कहा, और दूसरा था हमारा कौन सा, एक विशाल सागर जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं, पैंथालासा के नाम से। ये जो हमारा विशाल सागर है इसे हम पैंथालासा के नाम से जान रहे हैं। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया, जिसमें कौन शामिल थे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, तथा दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका। देखो आप इसको दो भागों में डिवाइड कर लो, दो भागों में आप डिवाइड कर लो। वैसे तो पूरा का पूरा जो एक बड़ा भाग है इसे हम पेंजिया के नाम से जान रहे हैं, तो एक हमारा
पूरा का पूरा जो भाग है ये पेंजिया हो गया, और इसके आसपास का जो भाग है इसे हम क्या बोल रहे हैं, पैंथालासा। पैंथालासा किससे बना है, ये एक विशाल सागर था। तो जो पेंजिया है इसका जो उत्तरी भाग है, पेंजिया का जो उत्तरी भाग है, जिसे हम किसके नाम से जान रहे हैं, लॉरेशिया, और नीचे का जो भाग है इसे हम जान रहे हैं गोंडवाना क्षेत्र। ठीक है, तो लॉरेशिया में कौन कौन से महाद्वीप शामिल थे पहले, ठीक है, उसमें उत्तरी अमेरिका, आज का जो हमारा उत्तरी अमेरिका है ये लॉरेशिया में शामिल था, यूरोप और एशिया। देखो आप समझो, इसको समझने का प्रयास करो, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। अब इसका जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या शामिल था, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ठीक है, जैसे आज के समय पर हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में आप मान लो अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा अधिकतम भाग जो है वो दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तथा अंटार्कटिका का आता है। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा, एक पेंजिया था, एक पैंथालासा था। पेंजिया महाद्वीप भाग था और पैंथालासा एक समुद्र था। पेंजिया के ऊपरी भाग को हम लोग किसके नाम से जान रहे हैं, लॉरेशिया के नाम से, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे, और दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना था, इसमें दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका शामिल थे। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम देखते हैं कि कब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था और कौन कौन से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से महाद्वीप जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज के समय पर भी महाद्वीप हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। तो कार्बोनिफेरस समय पर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। देखो हमने पृथ्वी के समय काल को, यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसमें हमने पृथ्वी के समय को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया है। जिस प्रकार से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और हम क्या है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। हालांकि इतिहास तो एक ही होता है लेकिन समझने के लिए हम इसको अनेक भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी की अवधि को भी हम लोगों ने कई भागों में डिवाइड कर लिया है। तो उसी में एक भाग था हमारा कार्बोनिफेरस, इसी में महाद्वीप का विस्थापन स्टार्ट हो गया था। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। तो एक एक करके सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो हमारे सामने समस्याएं हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, आपको सभी बातें समझ में आएंगी। क्लियर है, तो बात करते हैं कार्बोनिफेरस युग कब होता है। ये 30 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी कि आज के समय से 30 करोड़ वर्ष के पूर्व का जो समय था वो कार्बोनिफेरस समय था। वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन के बारे में दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कौन कौन सी, अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। पहली परिकल्पना के बारे में और दूसरी परिकल्पना के बारे में कि किस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पेंजिया था वो एक था। क्लियर है, और किस प्रकार से विस्थापन हुआ था। तो समझिए आप, यदि महाद्वीप एक जगह पर स्थिर रहते तो जलवायु कटिबंध क्रमशः अपना स्थान बदलते रहते, परंतु ऐसे विस्थापन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो महाद्वीप एक जगह पर अगर स्थिर रहे होते तो जलवायु कटिबंध है वो क्रमशः क्या है अपना स्थान बदलते रहते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमें ऐसे विस्थापन के प्रमाण हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। क्लियर है, इसके अलावा जलवायु कटिबंधों का संबंध सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक परिक्रमा से है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर है, आप समझो जो मैंने आपको पहले की थ्योरी पढ़ाई है कि सूर्य और पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है उसकी वजह से जो कटिबंध है वो चेंज होते रहते हैं। किस प्रकार से पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार पर परिक्रमा करती है जिसकी वजह से ऋतुएं आती हैं, और ऋतुओं के अलावा रात दिन की परिघटना है वो भी सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक परिक्रमा से संपन्न होती है। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। पहली हमारी परिकल्पना आ गई कि जलवायु कटिबंध क्रमशः अपना स्थान बदलते रहते। ठीक है, दूसरी बात यह है यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहें तो महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है। वैगनर का पूर्ण विश्वास था कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। क्लियर है, तो कुल मिलाकर यह है कि जो हमारी विस्थापन की जो प्रक्रिया है उसको समझाने का प्रयास किया है किसके आधार पर, जलवायु कटिबंध के आधार पर। किस प्रकार से जलवायु कटिबंध के आधार पर यहाँ पर जो है मौसम और जो रात दिन है वो चेंज हो सकते थे। तो क्लियर है, तो ये दो परिकल्पना है, दो परिकल्पना के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। क्लियर है, ठीक है, चलो तो विस्थापन के
पक्ष में प्रमाण की हम लोग बात करते हैं कि विस्थापन के पक्ष में प्रमाण कौन कौन से हैं। तो पहली बात है, वैगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के समर्थन में निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए। कौन कौन से, देखते हैं कौन कौन से। देखो आप ये देखो, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये हमारा पैंजिया नामक क्या है, स्थल है ये, ठीक है, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये सभी शामिल हैं। और ये जो पैंजिया का ये नीचा वाला भाग है, यानी गोंडवाना वाला भाग है ये, ठीक है ना, इसके ऊपर का भी भाग है। और किस प्रकार से ये अलग होंगे, ये फिगर में आपको दिख ही रहा होगा, क्लियर है, किस प्रकार से ये एक पैंजिया था और पैंजिया में से ये अलग अलग हो रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, वैगनर के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तट पर, कहां पर, दोनों तटों पर भौगोलिक एकता दिखाई जाती है या फिर पाई जाती है। कहां पर, अटलांटिक महासागर में। इस महासागर के दोनों किनारों को आरी के दांतों की भांति जोड़ा जा सकता है, जिसको जिगसॉ फिट कहते हैं। क्लियर है, किसमें, अटलांटिक महासागर के दोनों। आज के समय पर अगर आपको मौका मिले तो आप मैप देखना, अटलांटिक महासागर की आप देखना, कंडीशन देखना, मतलब जो वो है स्थिति जो होती है उसकी, वो देखना, उसको समझने का प्रयास करना कि उसमें भौगोलिक एकता पाई जाती है। देखो, अगर आप साउथ अमेरिका को आप जो है वो ऐसे फिट करने का प्रयास करोगे ना, तो एग्जैक्टली वो ऐसे फिट हो जाएंगे। इंडिया को आप यहाँ फिट करने का प्रयास करोगे तो यहाँ इंडिया फिट हो जाएगा, ऐसे ही अंटार्कटिका यहाँ फिट हो जाएगा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया यहाँ फिट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी प्रकार से आप अटलांटिक महासागर की स्थिति देखोगे, है ना, उसमें भौगोलिक एकता आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की चट्टानों की संरचना एवं आयु एक ही युग के हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि अटलांटिक महासागर है वो पहले एक ही हुआ करता था, बाद में विस्थापन हुआ महाद्वीपों का, जिसकी वजह से हम उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसमें ये बट गया। ठीक है, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में समानता पाई जाती है, यानी कि अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी भाग है और जो दक्षिणी भाग है, क्लियर है, तो वहां पर भी आपको एक जैसी जो जीवाश्म है, जीवाश्म क्या होता है कि जीव मर जाते हैं ना, उसके जो अवशेष बचते हैं उसको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो जो अटलांटिक महासागर है, इसका जो पश्चिमी भाग है और इसका जो पूर्वी भाग है, तो दोनों के जीवाश्मों में समानता पाई जाती है। क्योंकि अगर जीवाश्म अगर एक हैं, इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि पहले पेंजिया नाम का एक महाद्वीप हुआ करता था, बाद में इसमें विस्थापन हुआ है, जिससे इसके दो तट हैं, अटलांटिक महासागर के दो तट बन गए, यानी कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट। क्लियर है, तीसरी हमारी बात आती है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा भारत। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तथा भारत में पाए जाने वाले जीवाश्मों में समानता पाई जाती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये देखो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका आपको ये भी दिख रहा होगा, ठीक है, और भारत आपको ये भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो जीवाश्म पाए जाते हैं उनमें समानता क्यों मिलेगी, मान लो कि यहाँ का कोई जानवर है, अगर एक महाद्वीप है तो साउथ अमेरिका से ये अफ्रीका में चला जाएगा आराम से, अफ्रीका से ये इंडिया में चला जाएगा, इंडिया से अंटार्कटिका में चला जाएगा। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है वो एक ही महाद्वीप हो सकता है। बाद में ये अलग अलग हो गए होंगे, बाद में जो ये जानवर मरे होंगे तो ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। अब मान लो कि अगर ये साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका अलग अलग महाद्वीप होते तो यहाँ से उड़ के तो जा सकते नहीं थे जानवर। क्लियर है, पक्षियों की तो हम बात मान लेते हैं, लेकिन जो हाथी है, गिलहरी है और भी ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि तैरना नहीं जानते और ना ही वो इतनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं कि साउथ अमेरिका से वो अफ्रीका चले जाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विस्थापन सिद्धांत है वो इसकी पुष्टि करता है। क्लियर है, चलो, कार्बोनिफेरस युग का बना कोयला, किसका, कार्बोनिफेरस युग का बना कोयला उत्तरी यूरोप, पिचोरा बेसिन नहीं है ये, इसको काट लेना, उत्तरी यूरोप और साइबेरियन के उन भागों में पाया जाता है। क्लियर है, तो जो कोयला है वो पाया जाता है कहां पर, उत्तरी यूरोप में और साइबेरिया में। साइबेरिया और उत्तरी यूरोप कहां पर है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उनकी जो अवधि है वो एक ही है। ठीक है, इससे आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो चल रही थी हमारे एक पेंजिया में, एक महाद्वीप में। तो कार्बोनिफेरस युग का बना कोयला तथा साइबेरिया के उन भागों में पाया जाता है जो बर्फ से ढके रहते हैं और जहां प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं उगती हैं। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका महाद्वीपों पर बर्फ के नीचे भी कोयले के भंडार मिले हैं। आप ये समझ सकते हो
कि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ नहीं उगती। ठीक है, तो वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहाँ से पाई गई? ठीक है, तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ के नीचे भी कोयले के भंडार मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कोयले के भंडार कैसे मिल सकते हैं। कोई ना कोई महाद्वीपीय विस्थापन तो हुआ होगा, पहले महाद्वीप एक हुआ करता होगा। ठीक है, इसके अलावा 6 हमारा फैक्ट है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पैंजिया कहीं ना कहीं एक हो सकता है। ब्राजील के पठार, कांगो बेसिन, भारतीय महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में हिम नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियां पाई जाती हैं। तो आप ये समझो कि ब्राजील में, कांगो बेसिन में और भारतीय प्रायद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में ये हिम नदी कहाँ से मिलेंगी, यानी कि बर्फ कहाँ से मिलेंगी, जबकि ये तो हमारे इनके जो पार्ट हैं ये हमारे भूमध्य जो रेखा जाती है वहाँ पर है, वहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ से भूमध्य रेखा है वो गुजरती है, तो वहाँ का ऐसा मौसम है ही नहीं है कि वहाँ पर हिम नदियाँ पाई जाएंगी। लेकिन ब्राज़ील के पठार, कांगो बेसिन और भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में हिम नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पार्ट हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये नीचे वाले पार्ट हैं और दक्षिणी गोलार्ध के नीचे की जगह जाने के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं ठंडा मौसम हुआ होगा और ये जो बड़ा पार्ट है वो हिम से घिरा हुआ होगा। इसलिए हिम के द्वारा जो विभिन्न अवक्षेप किए गए हैं, उसी अवक्षेप के माध्यम से बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो इन भू आकृतियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये पैंजिया है वो एक था। ठीक है, अब सिद्धांत का मूल्यांकन हम लोग करते हैं, किस प्रकार से ये जो सिद्धांत है वो काम करता है। तो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कितने बल की आवश्यकता है उसकी व्याख्या वैगनर नहीं कर पाए। उसके अनुसार महाद्वीपों का उत्तर की ओर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है तथा पश्चिम की ओर विस्थापन ज्वार भाटा बल के द्वारा होता है। ये दोनों बल महाद्वीपों के विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं थे। यानी कि इसने ये बोला कि भैया आप बताओ कि विस्थापन हो गया, लेकिन विस्थापन के लिए एक जो बल है उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन इतना सारा जो बल है, इतनी बड़ी मात्रा में बल कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो इन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है वो उनके अनुसार महाद्वीपों का उत्तर की ओर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है। ठीक है, और जो पश्चिमी विस्थापन होता है वो ज्वार भाटा बल के द्वारा होता है। तो दोनों बल आप ये देखो, दोनों बल इतने ज्यादा नहीं है कि ये महाद्वीपों का विस्थापन कर सकें। तो आगे हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन हो सकता है। अभी तो ये जो सिद्धांत दिया है वैगनर ने, तो वो पुष्टि उसकी नहीं हो पाई है, यानी कि तार्किक वो लगता नहीं है। क्लियर है। दूसरी हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भूगर्भीय विशेषताएं हर जगह मेल नहीं खाती। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में दोनों तटों पर जो भूगर्भीय का मतलब क्या होता है? जो जमीन के अंदर पाई जाती हैं, तो हर जगह वो विशेषताएं एक जैसी नहीं पाई जाती हैं, कहीं अलग है तो कहीं अलग है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन नहीं हुआ होगा। तो वैगनर इस बात को भी समझाने में असमर्थ रहे। इसके अलावा कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल के द्वारा स्थिर था? यानी कि ऐसा कौन सा बल था जिसकी वजह से पैंजिया है वो एक था, और बाद में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसके माध्यम से पैंजिया महाद्वीप है वो अलग अलग हो गया। क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो पैंजिया नामक स्थान है वो अलग अलग हुआ था, यानी कि दो भागों में ये बटा था। यानी कि एक स्थल है वो किस बल के द्वारा अलग अलग हुआ था, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा बल आता है, ये है हमारा सागर नितल का विस्तार। कौन सा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो देखिए आप, मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताया था, किस प्रकार से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, और इस बल के कारण हो सकता है कि ये जो महाद्वीप है वो अलग अलग हो जाए। आप समझने का प्रयास कीजिए। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिका के विद्वान हेनरी हेजल हैस ने 1960 में किया था। प्रोफेसर हैस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विद्वान थे। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि हेनरी हेजल हैस ने वह सिद्धांत दिया जो वैगनर नहीं समझा पाए। अब देखते हैं कि सागर नितल का विस्तार क्या होता है, ये सिद्धांत क्या बोलता है, और किसके माध्यम से इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत है उसको समझाने का प्रयास किया था। उनके अनुसार पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर, यानी कि जिसने भी
मेरा पहले का लेक्चर नहीं देखा है, उसे पता नहीं है एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, तो उसको वो लेक्चर देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ होता है ना, उसी को हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। उसके अनुसार पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर से लावा सागरीय कटकों के मध्य भाग में आकर ठंडा होकर भूपटल का भाग बन जाता है। यानी कि यहां से हमारा मैग्मा निकला, और मैग्मा निकलने के बाद यहां से भूपर्पटी को तोड़ते हुए, यानी कि सागरीय कटकों के मध्य भाग, देखो ये जो यहां से निकलेगा ना, यहां से निकलना स्टार्ट हो गया, यहां से निकलना स्टार्ट हो गया, और यहां से जब ये निकलेगा, देखो यहां से जब ये निकलेगा तो धीरे धीरे ये फैलता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नया मैग्मा आएगा, नया मैग्मा फिर से आएगा, वो पुराने मैग्मा को यहां फैलाता जाएगा। तो यहां की जो परत पाई जाएगी वो नई परत पाई जाएगी, और यहां की जो परत है वो पुरानी होती चली जाएगी। इस प्रकार से जो है हमारी जो है भूपटल का भाग बनता रहेगा। कहां पर? सागरीय नितल पर। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से महाद्वीप हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया चल रही होगी, जिसकी वजह से ये महाद्वीप हैं वो अलग अलग हो रहे होंगे, ठीक है। चलो, लावे से नया भूपटल बनने के कारण पुरानी लावा से बनी चट्टानों दोनों ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण सागर का विस्तार होता है एवं महाद्वीपों का विस्थापन होता है। तो आपको समझ में आ गया ना किस प्रकार से ये महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है। यहाँ से लावा निकल रहा है, और लावा निकलने के कारण एक बल उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से महाद्वीप हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे हम देखते हैं सागर नितल विस्तार के सिद्धांत ने बहुत से जटिल प्रश्नों को सुलझाने में सहायता की। इससे पता चलता है कि कटकों के मध्य भाग के लावे की चट्टाने की आयु कम क्यों है और उसकी मोटाई कम क्यों है। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ये थी कि जो समुद्र में कटक पाए जाते हैं, वहां का जो ये वाला भाग होता है, यहां पर नई चट्टानें पाई जाती हैं, और जैसे जैसे हम इस कटक के दूर जाते जाते हैं वहां पर पुरानी चट्टानें पाई जाती है। तो पहले हमें यह समझ में नहीं आया था कि यहां पर नई चट्टानें क्यों बन रही हैं और यहां पर पुरानी चट्टानें क्यों बन रही हैं। अगर हुआ होगा तो एक साथ ये चट्टानें बनी हुई होंगी, लेकिन जो मैग्मा निकल रहा है और जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई थी, उसी की वजह से यहां पर नई चट्टानें बन रही हैं, और लगातार ये चट्टानें विस्थापन होता जा रहा है, और विस्थापन होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुरानी चट्टानें बन रही हैं, और लगातार लावे की वजह से यहाँ पर नई चट्टानें बन रही हैं। क्लियर है? तो ये आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि चट्टानों की आयु क्यों कम होती है, क्यों भिन्नता पाई जाती है। ये सिद्धांत इसने समझा दिया महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के साथ साथ, ठीक है। इस संकल्पना से वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की पुष्टि हुई, और पता चला कि भूकंप तथा ज्वालामुखी का उद्गार कुछ विशेष पेटियों में ही क्यों होता है। यानी कि आप ये समझो, जब हम महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ेंगे तो महाद्वीपीय सिद्धांत में किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये कि भूकंप और ज्वालामुखी हैं वो विशिष्ट क्षेत्र में ही क्यों बार बार रिपीट होते हैं। तो रिपीट होने का रीजन भी यही है कि यहाँ पर जो है ये चीज पाई जाती है। क्लियर है? यहां से लगातार जो मैग्मा है वो निकलता रहता है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है वहां पर अस्थिरता पाई जाती है। इसी से ही ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। तो ज्वालामुखी और भूकंप का उद्गार क्यों होता है, कुछ विशेष पेटियों में ही क्यों होता है, इसको भी समझाने का प्रयास इस सिद्धांत के द्वारा कर दिया गया। तो ये सिद्धांत है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सागर नितल का विस्तार। आप ये फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां से मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा ने एक प्रेशर बना दिया, और प्रेशर बनाने के बाद ये जो विस्थापन है वो लगातार होता जा रहा है। तो इसने विस्थापन सिद्धांत को भी बता दिया। अब इसने ये भी बता दिया कि ज्वालामुखी उद्गार एक विशेष पेटी में क्यों होता है। इसने ये भी बता दिया कि भूकंप एक पेटी में क्यों आते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरा हमारा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है। देखो आप इस फिगर में आप देखिए कि हम लोगों ने बहुत सारी प्लेटों में इस पृथ्वी को बांट दिया है। क्लियर है? तो इससे पहले जो भी मैंने आपको पृथ्वी की संरचना पढ़ाई थी, तो अगर आपको वो पृथ्वी की संरचना पता है तो आपको ये समझने में आसानी होगी। अगर आपको वो पता नहीं है तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले वाले लेक्चर हैं वो देखे नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत 1967 में किसने दिया? W.J. मॉर्गन ने प्रस्तुत किया। किसने? W.J. मॉर्गन ने। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में इनके नाम भी है, पूछ लेता है। इनके अनुसार हमारी पृथ्वी का भूपटल स्थलीय दृढ़ भूखंडों का बना हुआ है।
यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पर जो हमारी भूपर्पट्टी पाई जाती है, क्लियर है, तो ये कई भूखंडों से बना हुआ है। जैसे ये भूखंड हो गया, एक ये भूखंड हो गया, एक हमारा ये पूरा भूखंड हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये स्थलीय दृढ़ होते हैं। वास्तव में स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। जो हम स्थलीय दृढ़ बोलते हैं यानी कि मजबूत सतह बोल रहे हैं, इसी को हम प्लेट के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। कितनी प्लेटें पाई जाती हैं इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन तथा सागर तल के विस्तार पर आधारित है। तो किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, सागर तल के विस्तार में कौन सी भूमिका पाई जाती है, तो ये हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक 7 बड़ी और 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है, क्लियर है। तो हमने बहुत जो है बड़ी बड़ी प्लेटें भी देखी हैं, ठीक है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ये आप देखो, इसमें आपका स्थलीय भाग भी आ रहा है और इसमें आपका जो है समुद्री भाग भी आ रहा है, क्लियर है। तो ये प्लेटें हैं, इन प्लेटों में हम लोगों ने बांट लिया है। तो 20 लघु प्लेटें हैं, ऐसी देखो ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, ऐसी प्लेटों को हम लघु प्लेटें बोलते हैं। और इसी प्रकार से 7 बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। देखो ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, क्लियर है, ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो देखो अब देखो 7 प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं। देखो एक है हमारा अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, दूसरा है हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा है हमारा अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब देखो इनके माध्यम से आप देख लो मैं कौन कौन सी प्लेट की बात कर रहा हूं। ये जो प्लेटें हैं इन्हीं प्लेटों की मैं बात कर रहा हूं। इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागर। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी अपनी पृथ्वी को 7 प्रमुख बड़ी प्लेटों और 20 लघु छोटी प्लेटों के मध्य में इसको बांट दिया, ठीक है। अब लघु प्लेटें कौन कौन सी हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो अरेबियन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कैरोलिना प्लेट, कोकोज प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ईरान की प्लेट, अनातोलिया की प्लेट और फिजी प्लेट, ठीक है, और चीन की प्लेट इसमें प्रमुख है, क्लियर है। तो ये हमारी हो गई 7 प्रमुख प्लेट हैं। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फिगर के माध्यम से देख लिया कि कौन कौन सी 7 बड़ी प्लेटें हैं और कौन कौन सी छोटी प्लेटें हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से, देखो आप देखो ये फिगर में देखो किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो काम कर रहा है, किस प्रकार से ये जो महाद्वीप हैं वो अलग अलग हो रहे हैं और किस प्रकार से आज के समय पर संरचना पाई जाती है उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो एक बड़ी और छोटी प्लेटों के छोर एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। इन प्लेटों के किनारे निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी प्लेटों के किनारे होते हैं इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, किस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं। पहला हमारा है रचनात्मक प्लेट सीमा, दूसरा है विनाशी प्लेट सीमा और तीसरा है संरक्षी प्लेट सीमा। अब ये संरक्षी प्लेट सीमा क्या होती है, विनाशी प्लेट सीमा क्या होती है, रचनात्मक प्लेट सीमा क्या होती है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो देखो रचनात्मक प्लेट सीमा क्या होती है, क्लियर है। देखो एक एक चीजें क्या है जुड़ी हुई हैं। पहले के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो रचनात्मक छोरों पर नए भूपटल का निर्माण होता है। क्या रचनात्मक, इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका नाम है रचनात्मक। तो रचनात्मक छोरों पर नए भूपटल का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया सागरीय कटकों पर होती है जहां 2 बड़ी प्लेटें विपरीत दिशा में प्रस्थान करती हैं, ठीक है। ये फिगर जो है इसको आप हटा दीजिए। इस फिगर में इस कंसेप्ट में ये वाला फिगर है वो काम करेगा। देखो यहां से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार होगा, लावा फैलता जाएगा, लावा फैल रहा है, लावा फैल रहा है ना, ठीक है। अब इससे क्या है, नई नई संरचना बन रही है और नई यहां पर जो है प्लेट का निर्माण हो रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे रचनात्मक प्लेट सीमा। आप इसको फिर से पढ़िए, रचनात्मक छोरों पर नए भूपटल का निर्माण होता है। क्यों भूपटल का निर्माण हो रहा है, देखिए आप, ये मैंने आपको बताया ना कि यहां से लावा निकल रहा है और लावा निकलने के बाद किस प्रकार से यहां पर नए भूपटल का निर्माण होता जा रहा है। लावा जमता जाएगा, प्लेट गति करती जाएंगी और नए भूपटल का निर्माण होता जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में ये प्रस्थान करती है।
क्लियर है? ये फिगर का भी हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है वो चीजें चल रही हैं। एक है संसृप्त या विध्वंसक प्लेट उपांत। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड हैं, दे रखे हैं, इनको भी आप थोड़ा समझिए। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह के उपांत को संसृप्त या विध्वंसक प्लेट उपांत कहते हैं। देखो, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं प्लेटें, आप देखिए किस प्रकार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और किस प्रकार से भू आकृति का निर्माण हो रहा है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया ना मैं किस किस प्लेटों की बात कर रहा हूं। तो दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक तो विपरीत दिशा में गति करती हैं जिसकी वजह से भूपटल का निर्माण होता है, और दूसरी हैं एक दूसरे की दिशा में ये गति करती हैं जिससे भूपटल का निर्माण होता है। क्लियर है? तो सामुद्रिक परत महाद्वीपीय परत की वनस्पतियां घनी और पतली होती हैं। सामुद्रिक परत औसतन 5 किलोमीटर जबकि महाद्वीपीय परत 30 से 40 किलोमीटर मोटी होती हैं। ये वनस्पति नहीं है, ठीक है ना? तो आप ये देखिए, ये जो आपकी संरचना हो रही है, ये जो दो महाद्वीपीय प्लेटें हैं एक दूसरे के सामने आ रही हैं, ठीक है? तो इनकी जो मोटाई होती है, इनकी जो मोटाई होती है वो 30 से 40 किलोमीटर इनकी मोटाई होती है। क्लियर है? ये जो मोटाई की बात कर रहे हैं ना, इसी मोटाई की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भू आकृति का निर्माण होगा, इसकी जो परत होगी ऊपर से लेकर नीचे की मोटाई होगी, इसकी मोटाई 30 से 40 किलोमीटर होगी। क्लियर है? और ये जो हमारी महाद्वीपीय नितल बनेगा हमारा, इसकी जो मोटाई होगी, देखो इससे जो हमारा भूपटल का निर्माण हो रहा है, इसकी मोटाई की हम बात करते हैं, ये मोटाई है, ये मोटाई 5 किलोमीटर होगी। क्लियर है? इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होगी। तो इस प्रकार से जो है आपकी भू आकृतियों का निर्माण होगा। अब देखते हैं, जब समान घनत्व वाले सामुद्रिक प्लेट आपस में मिलते हैं तो वे विकृत हो जाते हैं और प्लेट एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इससे गहरे समुद्र में सामुद्रिक खाई बन जाती हैं और समुद्र स्तर पर अर्धवृत्ताकार ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। तो आप देखो इस प्रकार से, ये फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और एक दूसरे की तरफ चढ़ जाती हैं। ये ठीक है ना? देखो ये प्लेट है वो चढ़ जाएगी और ये इसके अंदर घुस जाएगी, तो क्या बनती है इससे? इससे सामुद्रिक खाई बनती हैं, ठीक है, और ज्वालामुखी द्वीप भी बन जाते हैं। यहाँ पर ये देखो ज्वालामुखी द्वीप भी बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लावा निकलेगा ना यहाँ से। तो एंडीज पर्वत अभिसरण के प्रभाव से बने पर्वत का एक आदर्श नमूना है। तो एंडीज पर्वत आप देखते हैं, एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत पाया जाता है। तो एंडीज पर्वत जो बने हैं उसके निर्माण में इसी की भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, आल्प्स पर्वत का निर्माण तब हुआ जब 65 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था। ठीक है, तो ये प्लेट मैंने आपको बताया थे कौन कौन से प्लेट होते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप देखो, ये प्लेटें होती हैं, तो ये प्लेट आपस में टकरा रही हैं और इस प्लेट के टकराने से बहुत सारे जो हमारे महाद्वीपीय आकृतियां हैं उनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आल्प्स जो पर्वत है उसका निर्माण अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है उनके टकराने से हुआ है। इसी तरह जब हिंद महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टकराया तब हिमालय का निर्माण हुआ। तो हमारे हिमालय का निर्माण भी कैसे हुआ? हिंद महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई तब हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। देखो ये इस प्रकार से हमारा जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं और यहाँ पर हमारे हिमालय का निर्माण हो रहा है। देखो किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हो रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हिमालय का निर्माण भी हुआ है और आल्प्स पर्वत का भी निर्माण हुआ है। देखो अब हम बात करते हैं अपसारी या रचनात्मक प्लेट उपांत। ये क्या होता है? प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे अपसारी, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्लेट एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। ठीक है, प्लेटों के अपसरण से तरल पदार्थ मैग्मा नीचे से ऊपर एक बल लगाता है, इससे सामुद्रिक चोटियों का निर्माण होता है। देखिए आप यहां से देखिए कि एक प्लेट यहां जा रही है, इस फिगर में आप देखिए एक प्लेट इस साइड जा रही है और एक प्लेट इस साइड जा रही है। ठीक है, और यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकल रहा है और ये मैग्मा है वो जम जाएगा और इन्हीं जमे हुए मैग्मा से सामुद्रिक चोटियाँ हैं उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे स्तरीय खंड पर जो पर्वत पाए जाते हैं उसी प्रकार से ये जो चोटियाँ हैं वो समुद्र के नीचे भी पाई जाती हैं। और क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। ठीक है,
बात करते हैं, इससे मध्य सामुद्रिक चोटियों पर ज्वालामुखी पदार्थों की बड़ी मात्रा निकलती है, ठीक है, जो 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। तो इनकी जो पर्वत होते हैं, जो पर्वतों का निर्माण होता है, उनकी चोटियों की जो लंबाई है वो 300 मीटर तक पहुंच सकती है, ठीक है। आइसलैंड में मध्य अटलांटिक चोटियां समुद्र स्तर पर ऊपर उठती हैं, जिससे गर्म पानी के झरने और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी का निर्माण क्यों होता है और जो गर्म जो झरने हैं उनका निर्माण क्यों होता है, इसके पीछे भी ये जो लावा है, लावा वाला कंसेप्ट है, वो काम कर रहा है। क्लियर है। तो आइसलैंड की आइजा फ्लोएल ज्वालामुखी 17 अप्रैल 2010 को अटलांटिक महासागर के अपसारी प्लेट पर फूट पड़ी थी। तो आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर है, उसमें भी अपसारी प्लेट है, उसके कारण जो ज्वालामुखी है वो फूट पड़ी थी, उसी से ही पानी गर्म होता है। क्लियर है। तो आज के समय पर जो बहुत सारे झरने पाए जाते हैं ना, जो गर्म होते हैं, और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न काम करता ही करता है, ठीक है। एक हम बात करते हैं तटस्थ प्लेट उपांत, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो हमने अभिसारी बात कर लिया, एक हमने अपसारी बात कर लिया, अब ये तटस्थ क्या होता है। प्लेटें प्लेटें जब एक दूसरे के पीछे फिसलती हैं, एक दूसरे के पीछे फिसलती हैं, तब ना तो भूपरत का निर्माण करती हैं और ना ही उसे ध्वस्त करती हैं, एक दूसरे के पीछे फिसलती हैं, ठीक है। जब दो प्लेटें पीछे फिसलती हैं तो भ्रंश रेखा के साथ घर्षण पैदा होता है, जो उन दोनों को अलग कर देता है। प्लेटें आसानी से आगे नहीं बढ़ती और प्लेटों के विषम हलचल से ही भूकंप होता है। इस तरह के उदाहरण में से एक सैन एंड्रिज भ्रंश, जो कि कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका की फिसलती प्लेटों के कारण पैदा होने वाला व्यापक भ्रंश है। तो भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, भ्रंश भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो तटस्थ प्लेटें उपांत होती हैं, जिसकी वजह से ही ये जो है चीज़ों का निर्माण होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही टिपिकल कंसेप्ट है, अक्सर समझ में नहीं आता है, लेकिन ये फिगर आप देखोगे तो फिगर के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है। तो एक बार आप ये नोट्स हैं उनको पढ़ लेना। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, नोट्स आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर है, ये जो हमारा चैनल है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। पीडीएफ आपका 10 बजे जो है वो डल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप चिंता मत कीजिए। और जब भी हमारा माजिद हुसैन का लेक्चर पूरा हो जाएगा, क्लियर है, तो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर की अवेलेबल करवाई, और वैसे ही मैं आपको जो माजिद हुसैन है उसकी करवा दूंगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं 7 बजे हम लोग।